एक सवाल लोगों के जहन में था कि हु इज कॉलिंग द शॉट्स, डोनाल्ड ट्रंप बॉस हैं या नेतन्याहू। कल डोनाल्ड ट्रंप साहब नेतन्याहू साहब के साथ गाली गलौज कर रहे थे कि तू क्या कर रहा है, तू पागल है, एक्सप्लेटिव्स यूज कर रहे थे वगैरह वगैरह। लेकिन आज लग रहा है कि जो नेतन्याहू कह रहे हैं, नेतन्याहू इज द बॉस। थी बड़ी मशहूर पड़ोसन, उसमें एक बड़ा अच्छा गाना था, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में फंसत जात। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जरूरत से ज्यादा चतुर इंसान है। वो सोचते हैं आर्ट ऑफ द डील। मुझे आता है कि मैं लड़ाई तो नहीं जीत सका, लड़ाई में मैं भी पीट गया, अच्छी मार खानी पड़ी, लेकिन मैं अपनी बातचीत से इनके ऊपर हावी हो जाऊंगा, डिप्लोमेसी में इनके ऊपर हावी हो जाऊंगा। तो इसलिए वो बढ़ चढ़ के बोलते हैं हाँ जी डील हो गई। लेकिन अमेरिका का दोष होना फेटल, घातक है। आप ये फलसफा याद रख लीजिए। माफ कीजिए, आपके जो जर्नैल हैं वो बड़ा शौक है उनको अंग्रेजों के सामने सलूट मारने का। वो इतने साल की जो कॉलोनियलिज्म की आदत ना, वो नहीं गई है। बड़े खुश होते हैं कि अगर कोई गोरा पुचकार दे या सर पे हाथ फेर दे। ये थोड़ा इससे आउटसाइड ग्रो ऑफ दिस। मुझे खुशी है कि इमरान खान ने औकात दिखानी शुरू कर दी थी, लेकिन बेचारे को फौज के जरिए औकात दिखा दी। ठीक है, तो अब आपको संभल के चलना पड़ेगा। जितना आप अमेरिका की तरफ जाएंगे, यू मे बी बैकिंग द रॉन्ग हॉर्स। चीन को आपने नाराज कर दिया, चीन को ऑलरेडी। नाराज कर दिया। हाँ। वो J-10C फाइटर जो दे रहा था वो नहीं देगा। वो जो J-35 की बात कर रहा था, नहीं मिलेंगे। और अगर आपको हार्ड कैश में खरीदने पड़े तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काजमी और हमारे साथ मेजर जनरल GD बख्शी सर हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो थैंक मच यू, थैंक यू, थैंक यू। सर। एक बार फिर ईरान ने जो है वो स्ट्राइक्स की हैं या कह लीजिए अटैक किया है बहरीन और कुवैत पे। साथ ही साथ अमेरिका ने भी जो है वो कहा जा रहा है कि स्ट्राइक्स की हैं ईरान पे। सर क्या दोबारा कोई हम देखने जा रहे हैं टेंशन, फिर वहीं पे मामला चला जाएगा जहां पे पहले था? देखिए, अभी तक ये एक सवाल लोगों के जहन में था कि हु इज कॉलिंग द शॉट्स, डोनाल्ड ट्रंप बॉस हैं या नेतन्याहू। कल डोनाल्ड ट्रंप साहब नेतन्याहू साहब के साथ गाली गलौज कर रहे थे कि तू क्या कर रहा है, तू पागल है, एक्सप्लेटिव्स यूज कर रहे थे वगैरह वगैरह। लेकिन आज लग रहा है कि जो नेतन्याहू कह रहे हैं, नेतन्याहू इज द बॉस। अमेरिका अब वहां पे एस्केलेट शुरू कर दिया। कल तक तो पीस टॉक की बात हो रही थी, और पीस टॉक वो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आ रहा किस तरह ऑफ रैंप हासिल किया जाए। शुरू तो कर दिया, पंगा तो ले लिया, अब चमगादड़ चिमट गई है साहब। उसको चमटा चाहिए आपको छुड़ाने के लिए, वो भी गरम। ठीक है, क्योंकि इनका तो ये बहुत ही मतलब ऑफ रैंप ढूंढना तकरीबन इम्पॉसिबल हो गया है। जैसे मैं बार बार कहता हूं, उल्टे बांस बरेली को पड़ गए। ठीक है, उल्टे बांस बरेली को पड़ गए हैं। और प्रॉब्लम ये है आरजू जी कि दुनिया की इकोनॉमी का सवा सत्यानाश हो रहा है। हर दिन जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहती है, वो दुनिया की इकोनॉमी के ताबूत में एक कील और ठोक देगी। अभी तक तो रिसेशन का डर था, लेकिन जिस तरह से ये तमाशा चलता रहा, इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि अब फिक्र पड़ रहा है डिप्रेशन का। दुनिया भर में डिप्रेशन आ जाएगी दुनिया की इकोनॉमी के अंदर। ऑयल की कीमतें, रोज डोनाल्ड ट्रंप बड़ी पुचकार पुचकार के बातें करते हैं कि स्टॉक मार्केट्स में ब्लड बाथ थोड़ा कम हो, ऑयल की कीमतें डाउन हो। वो कह रहे हैं हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। तो साहब, होते होते भी हमने अब कितने सारे दिन गुजार दिए हैं। 93 डेज से ज्यादा हो गए साहब इस लड़ाई के। कोई इसका अंत नहीं दिख रहा, अंत नहीं दिख रहा। उल्टा हमको तो फिर एस्कलेशन होती दिख रही है। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब में इतनी तो अकल है कि वो जानते हैं कि दुनिया की इकोनॉमिक तबाही हो रही है। दुनिया की इकोनॉमिक तबाही से उनको फिक्र पड़े या ना पड़े, उनकी अपनी इकोनॉमिक तबाही भी हो रही है। जो तेल
$2 पर गैलन अमेरिका में बिकता था, वो आज के दिन $4.5 पर गैलन औसतन, और कई स्टेट्स में $5, कई स्टेट्स में $6 पर गैलन पहुंच। फूड प्राइसेस चढ़ी जा रही हैं। और आप देखें साथ में ये जो है फूड प्राइसेस के साथ साथ आपका फर्टिलाइजर की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़े जा रहा है, और मिड टर्म इलेक्शन सर पे आ गई है, प्राइमरी शुरू हो गई है। ये है डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबत। अब वो हड्डी गले में फंस गई है, ना निगल सकते हैं ना थूक सकते। ठीक है, ये बेवकूफी की जहन में स्टार्ट किया था ये स्टूपिड वॉर ऑफ चॉइस, और खासकर नेतन्याहू साहब के कहने पे। और यहाँ नेतन्याहू साहब को जरा देखिए उनका तमाशा, कि दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो जाए, उनके दोस्त मुल्कों की इकोनॉमी तबाह हो जाए, उनको 2 कौड़ी का फर्क नहीं पड़ता। पहले तो वो ईरान की तबाही करना चाहते थे, ईरान के मुल्क को खत्म करना चाहते थे, रिजीम चेंज करना चाहते थे। वो अब नहीं हुआ तो अब वो लेबनान को बर्बाद करना चाहते हैं। उन्होंने वो फोर्ट ब्लांक करके जो है वहां का किला पकड़ लिया है, लेतानी रिवर के नॉर्थ। उन्होंने आदेश दिए हैं कि भाई सारा लेतानी रिवर से जो ईरानी रिवर है 40 किलोमीटर अंदर सेंट्रल लेबनान का इलाका पॉपुलेशन खाली कर दी जाए। सदर्न लेबनान में 1 मिलियन लोग डिस्प्लेस हो गए हैं, ठीक है, और कोई 3,000 मारे गए, 7,000 घायल हुए। 8,000 वो कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं हमने हिजबुल्लाह के मार डाले। हिजबुल्लाह भी अच्छा खासा पटाखा का जवाब दे रहे हैं साहब, ईंट का जवाब पत्थर से मिल रहा है। उन्होंने भी पूरी तैयारी कर ली है, ये जो वक्फा जो लहमा मिला उनको प्रिपेयर करने का बीच में अच्छा तगड़ा उन्होंने भी एम्बुश लगाए हैं, मेरकावा टैंक शैंक बर्बाद किए हैं, इजराइल की फौज को भी नुकसान पहुंचा है। लेकिन ये तो पगला गए हैं साहब ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट के चलते कि साहब मैं तो पूरी मिडिल ईस्ट पे फतेह करूंगा। जब तक उनके ऊपर हमले हो रहे थे तो दुनिया की हमदर्दी उनके साथ थी। जो हमास का हमला हुआ 2023 में 7 अक्टूबर को 1200 इजरायली मारे गए थे, बच्चे अच्छे उनके, और 250 उन्होंने हॉस्टेज लिए थे, तो उनके पास हमदर्दी थी। लेकिन साहब 990 दिन हो गए उस वारदात के, आप मारे जा रहे हैं। 1 लाख तो गाजा में मार डाले हैं, कितने हजारों आपने लेबनान में मार डाले हैं, कितने हजारों 3,000 के करीब ईरान में मार डाले हैं, कोई अंत नहीं है साहब। ये शौक फरमाते हैं लड़ने का तो सिर स्वाग करके लड़े, लेकिन दुनिया को तो बख्शे ना। दुनिया की इकोनॉमिक तबाही करने का क्या रैशनल क्या है, मुझे समझ नहीं आता। लेकिन सर ईरान ने भी दोबारा से अटैक शुरू कर दिए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जो है तो बीच में अब्राहम अकॉर्ड को भी लेकर आ गए थे, और उनका कहना था कि सारी गल्फ कंट्रीज भी मान जाएं, पाकिस्तान भी मान जाए, और इस किस्म की बातें भी हो रही थी। तो ये कंफ्यूजन क्या है? देखिए, ये कंफ्यूजन डोनाल्ड ट्रंप की सनक है। सुबह कुछ बोल देते हैं, दोपहर को कुछ, रात को कुछ, सुबह सुबह उठते हैं नई सनक आती है कि सारी मिडिल ईस्ट को अब्राहम अकॉर्ड साइन करवा दो। ठीक है साहब, और मतलब सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट, जो इजिप्ट ने तो खैर मान लिया है, लेकिन जॉर्डन जो बाकी अरब मुल्क हैं वो सब जो है वो इजराइल को रिकॉग्नाइज करेंगे। उन लोगों की बड़ी साफ बात है कि साहब यूएन ने कहा है कि 2 नेशन थ्योरी लगनी चाहिए, फिलिस्तीन का मुल्क भी होना चाहिए, पहले उसकी बात करो, उसकी रिकग्निशन की बात करो, तब हम इजराइल को रिकग्नाइज करेंगे, इकट्ठा होगा। अब ये फैसला तो अब आपको करना है पाकिस्तान में कि क्या आप अमेरिका की गुलामी करेंगे, जी हुक्म करेंगे, और उनके सामने आप औजार डाल देंगे, हथियार डाल देंगे, और जो डोनाल्ड ट्रंप कंपनी जान बहादुर जो भी हुक्म देंगे क्या हम मानने को तैयार हैं। 13,000 आपके अफराद तो वहां पहुंच गए हैं रियाद में, और कोई 16 जेट फाइटर आपके वहां पहुंच गए हैं। अब ये देखना है कि ये आगे आगे जाता किधर है। इजराइल की, और वो कह रहे हैं कि इजराइल वाले कह रहे हैं कि आप पीस टॉक करा रहे हो, आप हमको रिकग्नाइज ही नहीं करते।
तो अब वो इस पे सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। खैर ईरान और क्या, माफ कीजिए, इजराइल जो है, मेरे ख्याल अब एक ऐसी हालात में दुनिया को ले आया है कि दुनिया परेशान हो। हमारी इकोनॉमी चोट खा रही है, आपकी इकोनॉमी धराशायी हो गई है, पूरे एशिया की इकोनॉमी तबाह कर दी, यूरोप की इकोनॉमी तबाह कर दी, और अगले साल कोई 350 मिलियन लोग अफ्रीका वगैरह में भूखमरी का सामना करेंगे क्योंकि जो फर्टिलाइजर गल्फ से आते थे वो आने बंद हो गए। बिल्कुल, लेकिन सर जाहिर है कि इसको रोक कोई नहीं पा रहा। जंग को शुरू करना बड़ा आसान लग रहा होगा इन लोगों को, लेकिन अब ये जब उसको रोकना चाह रहे हैं, बंद करना चाह रहे हैं, तो इजराइल नहीं मानता, कभी ईरान कुछ कर देता है। लेकिन सर ये बीच में जो पीस टॉक हुई थी उसका कोई मतलब था? कोई पाकिस्तान की, कोई आप समझते हैं कोई पाकिस्तान को किसी ने माना है, या इस चीज को लेके चले कि हमने बहुत बड़ा कोई काम किया है, या वो पीस टॉक जो थी वो बेकार हो गई? देखिए, अब ये तो क्या कहते हैं, आखिरी नतीजा बताएगा। अभी भी शांति हो जाए, पीस टॉक हो जाए, अमन चैन आए, तो दुनिया की जान बख्शी जाएगी, दुनिया की जान बचेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सॉरी, एक मिनट, ये वाले काम, मैं कह रहा था कि दुनिया चैन की सांस लेगी जिस दिन ये पागलपने का वॉर ऑफ चॉइस खत्म होती है, जो दुनिया के सामने इकोनॉमिक तबाही का मंजर आ रहा है, वो राहत मिलेगी, चैन की सांस लेगी दुनिया। क्योंकि जिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहती है, आप यकीनन ये लिख के ले लीजिए कि दुनिया की, इट इज अ कैटेक्लिस्मिक ऑयल शॉक, द लाइक ऑफ विच हैज नॉट बीन सीन बिफोर। इसके पहले इतनी भीषण ऑयल शॉक नहीं देखी। कोविड के संकट से हम लोग महज उभर कर आए थे, सर ऊपर निकाला था कि ये हमारे सर पे ये बम फोड़ दिया है, ठिकरा फोड़ दिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। डोनाल्ड ट्रंप साहब का अंदाज था कि जैसे मैंने वेनेजुएला को एक दिन में कब्जा कर लिया है, जो मेवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन सॉफ्टवेयर है, जिससे मैं डीकैपिटेशन स्ट्राइक कर सकता हूं। मतलब लड़ाई के पहले दिन टॉप लीडरशिप को खत्म कर दूंगा, चाहे वेनेजुएला में पकड़ लें, चाहे ईरान में बेचारे आयतुल्लाह खमैनी साहब, उनकी बूढ़ी बेचारी बेगम साहिबा थी, उनके बच्चे थे, उनको मार डाला, और ऐसे टार्जन बन रहे थे, कुछ कहने की बात नहीं। लेकिन साहब देखिए, ये दिखाता है, दर्शाता है कि कितनी भी टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर लें, जो ह्यूमन इंजेन्युइटी है वो उसके ऊपर उसको मात दे देती है। ईरान के ऊपर डीकैपिटेशन स्ट्राइक हुई, लेकिन ये चौथी बार थी जो हो रही थी। उन्होंने भी लेसन लर्न कर लिए थे, और उन्होंने अपनी कमांड को डिसेंट्रलाइज कर दिया। जो 31 रिपब्लिकन गार्ड कोर के डिस्ट्रिक्ट थे, उनको डेलीगेट कर दिया कि भाई अगर तेहरान से कोई हुक्म ना आए, कोई फिक्र नहीं, आपको टारगेट लिस्ट दी हुई है, अपनी अपनी टारगेट पे धनाधन फायर एट विल ठोके जाओ। और अमेरिकन और इजरायली एयर स्ट्राइक के आधे घंटे के अंदर ईरान का पलटवार वापस आया, हिला के रख दिया। हर जो बंदा था उसके भाई 5 सक्सेसर नॉमिनेटेड थे। अगर ये मर गया तो ये शहीद हो गया तो ये शहीद हो गया तो ये। इनको उम्मीद थी कि गदर हो जाएगा, कि वहां की सल्तनत के खिलाफ वहां पे बगावत शुरू हो जाएगी। अरे साहब, जहां आपने आयतुल्लाह खमैनी को मारा, वो तो उनका पोप जैसे मार दिया ना। वहां तो आवाम भड़क गया, उठ खड़ा हुआ, और अपने मुल्क के फ्लैग के चारों तरफ दे हैव रैलिड राउंड द फ्लैग। और एक चीज जैसे मैं फिर कहता हूं, मुझे बड़ी एक किस्म से मुझे बड़ा इत्मीनान है कि भाई थर्ड वर्ल्ड के देशों पे जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप चढ़ रहे थे, बुलिंग कर रहे थे, दादागिरी कर रहे थे कि वेनेजुएला उसका तेल मुझे चाहिए, पकड़ लिया, मेरे बाप का है। ईरान मेरे बाप का है, मैं पकड़ लूंगा, मैं तेल पीऊंगा। क्यूबा मेरा राज है, ग्रीनलैंड मेरा राज है, कनाडा 51st स्टेट बना दूंगा। तो साहब ये कहाँ रुकना था? ये तमाशा रोकना जरूरी था, थर्ड वर्ल्ड की इज्जत के लिए, ग्लोबल साउथ की इज्जत के लिए।
इसीलिए हम लोगों ने भी आवाज उठाई है, जम के आवाज उठाई है कि इस तरह आप थर्ड वर्ल्ड के देशों की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। और हमने सपोर्ट किया है ईरान के लोगों को, बड़ी बड़ी शुजात, बड़ी हिम्मत से लड़े हैं वो, मतलब बिल्कुल, काबिले बहुत तारीफ है। ज्यादा। सर किसी को भी उम्मीद नहीं थी जिस तरह से ईरान लड़ा है। और इस वक्त भी डोनाल्ड ट्रम्प उठ के बार बार कहते हैं कि जी उन्होंने कहा कि मिसाइल्स नहीं बनाएंगे, वो तो न्यूक्लियर पावर बनने की तरफ भी नहीं जाएंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब भी नहीं बनाएंगे, अपने मिसाइल्स की रेंज भी कम कर देंगे। और 2 घंटे के बाद ईरान कहते हैं हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो सर ये डोनाल्ड ट्रम्प कर क्या रहे हैं, ये इस तरह की स्टेटमेंट देते क्यों है, जिससे बाद में बिल्कुल ईरान साफ इनकार कर देता है, ये ईरान को किसी चीज के देखिए लिए भी मना नहीं पाए। देखिए आपको याद होगा, हमारे भारत में एक पिक्चर आई थी बड़ी मशहूर, पड़ोसन। उसमें एक बड़ा अच्छा गाना था, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में फंसत जार। अब डोनाल्ड ट्रम्प साहब जरूरत से ज्यादा चतुर इंसान हैं। वो सोचते हैं आर्ट ऑफ द डील। मुझे आता है कि मैं लड़ाई तो नहीं जीत सका, लड़ाई में मैं भी पिट गया, अच्छी मार खानी पड़ी, लेकिन मैं अपनी बातचीत से इनके ऊपर हावी हो जाऊंगा, डिप्लोमेसी में इनके ऊपर हावी हो जाऊंगा। तो इसलिए वो बढ़ चढ़ के बोलते हैं हाँ जी डील हो गई। ईरान कहता है हेलो, कौन सी डील, कैसी डील, किसके साथ डील, किसने साइन किया, किसने साइन किया थी? वहां भी मुश्तबा आयतुल्लाह खमैनी का बेटा मुश्तबा खमैनी वहां पे अब यहाँ के सुप्रीम लीडर है, ठीक है। किस कोने से वो घुटने टेकेगा? बातचीत में। जो आप लड़ाई में नहीं टिका सके, आप समझते हैं आप बेवकूफ बना के बातचीत में घुटने टिका दोगे। तो ये ना, ये जरूरत से ज्यादा चतुराई है। और ये फिर एक इनकी ईगो है, इनका नार्सिसिज्म है, इनका मिगैलोमेनिया है डोनाल्ड ट्रम्प साहब का, कि मैं हार कैसे सकता हूं। आप हार गए हैं साहब, यू विल हैव टू एडजस्ट टू द फैक्ट कि आप पिट चुके। आप चले थे दुनिया को सबक सिखाने की, देखो कैसे कैसे मैं पीटता हूं। उल्टा उसने शेर का सवा शेर बन गया, सवा शेर निकला वो, और आपको हिला के रख दिया है, झिझोड़ के रख दिया है। अगर आप समझते हैं कि अगर आप क्लेवरनेस दिखाएंगे और जो मैदान जंग में आप नहीं जीत सके, वो आप जो है वो नेगोशिएटिंग टेबल टॉक्स के ऊपर आप वो हासिल कर लेंगे। अगर इतना ही दम था तो जरा हरा के दिखाते। तो फिर वो हाँ कहता, हाँ जी न्यूक्लियर बॉम्ब ले लो, ये ले लो, वो ले लो। अरे ये क्या पागलपना है कि तेरे पास मिसाइल भी नहीं होंगे? अरे वो अपनी सेल्फ डिफेंस का राइट का अख्तियार हर मुल्क को है, क्यों वो मिसाइल ना बनाए? कि मतलब आप वो चाहते हैं कि आप बिल्कुल भूखे नंगे खड़े हो जाओ कि जब उनके शौक फरमाए मारने का, इजराइल वाले बॉम्बिंग करने का, अमेरिका वाले, तो सपाट मैदान होना चाहिए कि जहां जाके बॉम्बिंग करो, ईरान के बेकसूर लोगों को मारो। मिनाज में 168 बेचारी बेटियां मार दी। फिर बोला कि साहब हमारा एआई सॉफ्टवेयर में ग्लिच आ गई थी, वो गलत एंट्री हो गई थी, गलत एंट्री माई फुट। 168 बेटियां मार डाली हैं, जिंदा कर सकते हो उनको? लेकिन अफसोस की बात यह है, एक अल्फाज नहीं था सॉरी का, एक अल्फाज नहीं था सॉरी। क्यों? हमारी साउथ एशियन जाने, हमारी एशिया के लोगों की जाने क्या बेकार है? तो कोई मायना नहीं है, कोई कदर नहीं है उस जान का, ये कहां से चलेगा? तो ये जो चीज थी, इसके खिलाफ आवाज उठाना लाजमी था। और आपने देखा भारत में काफी जम के आवाजें उठी हैं इसके बरखिलाफ कि ये जो है ये नहीं चलेगा। बिल्कुल सर, और शायद ये अब हो सकता है ट्रम्प को भी समझ आ गई। लेकिन सर बीच में इन्होंने कई बार कहा कि दोबारा पीस टॉक के लिए आएंगे, यहाँ भी तैयारियां पूरी थी, लेकिन ईरान नहीं माना। और फिर डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा हम 18 घंटे का ट्रैवल नहीं कर सकते। मतलब अजीब अजीब किस्म की बातें हो रही थी। फिर कहने लगे फोन पे बात कर लेंगे। तो सर क्या दोबारा पीस टॉक होती दिखाई दे रही है आपको? कोई रिजल्ट निकलेगा या यही सिलसिला चलता रहेगा? आरजू बेटा, पीस टॉक तो इसको करनी पड़ेगी, चाहे कुछ कर ले। इसके रिपब्लिकन पार्टी को इलेक्शन लड़ने जाना है, और इतनी एलिवेटेड ऑयल प्राइसेस के साथ वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ठीक है। अगर ये लड़ाई के दूसरे फेज में जाके इंटेंसिफाई करते हैं, बॉडी बैग्स बढ़ेंगे। ये लोग कह रहे हैं हमारे 13 शहीद हुए, 415 घायल हुए। किसी भी फौज में जब लड़ाई होती है जंग में,
तो जो रेशियो होता है किल टू वुंडेड 1:3, 1:4 होता है। उसके मुताबिक, नॉर्मल रेशियो के मुताबिक 100 के ऊपर इनके लोग मारे गए हैं अभी तक, जो कि ये छुपा रहे हैं, अपने लोगों से झूठ बोल रहे हैं कि साहब वो घायल हो गया, चुपके से बोल देंगे जी वो घायल था, वो मर गया। ठीक है, ये अब आप 42 इनके जहाज क्या कहते हैं डिस्ट्रॉय कर दिए। इनके हर रोज बड़े महंगे महंगे 30-30 मिलियन डॉलर के इनके जो MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन्स हैं वो मार गिरा रहे हैं। ठीक है, और वो ड्रोन्स को खास मार गिरा रहे हैं क्योंकि ये जो AI सॉफ्टवेयर है ना, ये डिकैपिटेशन का, ये लीडरों को मारने का, वो ड्रोन्स में माउंटेड है। अब ये ड्रोन चलते हैं हल्के, तो सीधा तोड़ है, ड्रोन को ही मार डालो, तो कौन सा AI सॉफ्टवेयर, कौन सा AI सॉफ्टवेयर, कैसा AI सॉफ्टवेयर। तो देखिए, जितनी मर्जी आप सोफिस्टिकेशन कर लें टेक्नोलॉजी, और डोनाल्ड ट्रंप साहब सोच रहे थे कि अब मेरे पास वो नुस्खा है जिससे मैं ब्लडलेस जीत, यानी एक अमेरिकी सिपाही को खरोच नहीं आएगी और मैं फतेह कर लूंगा, जैसे वेनेजुला पे हुई थी। अब वेनेजुला के लोग बिकाऊ हैं, उनका जमीर मर गया है, वो घूस खा के वाइस प्रेसिडेंट से आखिरी बटालियन कमांडर, सब ने घूस खाई है, जानती हैं आप, सब ने घूस खाई और जमीर बेच दिया, अपने मुल्क को बेच दिया, अपने प्रेसिडेंट को बेच दिया, उसकी बेचारी बेकसूर वाइफ। बड़ी मुझे दया आती है देख के, हथकड़ी डाल के बेचारी बुढ़िया को आप घुमा के बड़े दादा बन रहे हो, अब निकल सर ये गई तो तुम्हारी बिल्कुल गुंडागर्दी दिखाई है सर, बिल्कुल गुंडागर्दी दिखाई है। ये गैंगस्टरिज्म, ये तो गैंगस्टरिज्म है बिल्कुल। हाँ। और लेकिन अब लेने के देने पड़े हैं, तबीयत साफ हो गई है साहब, तबीयत जिसको हमारे बोलते हैं ना, हरी हो गई है। और इनके मार्को रूबियो साहब आए थे भारत में डैमेज कंट्रोल करने, तो हमने खड़े कर दिए वहां पे एक क्या कहते हैं BSF का कर्नल और एक वो, ये आपको रिसीव करेंगे साहब, जाइए गर्मी में ताज देखिए बैठ के 12 बजे, और दोपहर की सड़ी धूप में जाइए, इनको घुमाया जैसलमेर और जयपुर वगैरह वगैरह, तो ये देखिए, जरूरत से ज्यादा चतुराई ज्यादा देर नहीं चलती। सिंसियर होना चाहिए इंसान को, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। मुंह में कुछ कहते हैं ना, हमारे मुंह में राम राम बगल में छुरी है, कहते कुछ है, बड़ी मीठी बातें। अब इंडिया को बोल रहे हैं आई लव इंडिया, कल तक बोल रहे थे इंडिया इज अ हेलोल। इंडिया ने, चीन ने औकात दिखा दी, हिंदुस्तान ने भी औकात दिखा दी कि कोई नहीं आपको रिसीव करने आएगा। सर चाइना ने तो बिल्कुल चलता किया इनको, लेकिन ये जरूर है कि ये औकात में आ गई। हालांकि एक बड़ी कंट्री के तौर पे इनके ऊपर तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती थी कि सबको ठीक तरीके से ये हैंडल करें, लेकिन इन्होंने जो किया है सर, उसके बाद तो चाइना ने भी इनको चलता किया। ठीक है, शी जिनपिंग ने ली है। हाँ। उसने उसको छोटी कुर्सी दी, खुद बड़ी कुर्सी पे बैठा। आपने नोटिस किया? जी सर, बहुत सोशल मीडिया पर आया ये। और वो उनने साफ जाहिर कर दिया कि साहब बाकी सब ठीक है, आप बताओ, अगर हम ताइवान हमारा है हम ले लेंगे, आप क्या करो। और थ्यूसिडाइड जो ट्रैप है उसने बता दिया, यू आर अ डिक्लाइनिंग पावर टू द फेस, अमेरिका को बोल दिया है। देखिए, इस बेवकूफी के मारे, देखिए अभी तक अमेरिका की दादागिरी चल रही थी क्योंकि आपकी असलियत दुनिया के सामने पेश नहीं हुई। अब आपकी असलियत भी पेश आ गई है, बेवजह ज्यादा दादागिरी दिखाओ तो पकड़े जाते हो। वो समझाता कि हम छोटे छोटे बच्चों को पीटेंगे, जो बड़े वाले सब डर जाएंगे। ठीक है, वो कहते हैं ना, एक क्लास में जो आप बुली जो होता है, वो किसी एक छोटे बच्चे को पकड़ के पीट देता है ताकि बाकी सब क्लास डर जी जाए। तो मादुरो को तो पीट दिया आपने, लेकिन जहाँ ईरान की बारी आई तो पड़े 5-6 मुंह पे और अभी खून टपक रहा है। ठीक है साहब, अपना मुंह पहुंचते घूम रहे हैं ये लोग। तो ये अच्छा हुआ है एक किस्म से, क्योंकि अमेरिका का डिक्लाइन शुरू हो गया। लेकिन सर मैं लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन जरूर करना चाहूंगी वो पाकिस्तान के बारे में, कि हम इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प तो हमारी इतनी तारीफें कर रहे हैं कि खुद हमें समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है। देखिए, हेनरी किसिंजर, मेरी आपको नसीहत है कि हेनरी किसिंजर ने कहा था, इट इज डेंजरस टू बी एन एनिमी ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका से दुश्मनी खतरनाक है, लेकिन अमेरिका का दोष होना फेटल, घातक है। आप ये फलसफा याद रख लीजिए। माफ कीजिए, आपके जो जर्नैल हैं वो बड़ा शौक है उनको अंग्रेजों के सामने सलूट मारने का,
वो इतने साल की जो कॉलोनियलिज्म की आदत ना, वो नहीं गई है। बड़े खुश होते हैं कि अगर कोई गोरा पुचकार दे या सर पे हाथ फेर दे। ये थोड़ा इससे आउटसाइड ग्रो ऑफ दिस। मुझे खुशी है कि इमरान खान ने औकात दिखानी शुरू कर दी थी, लेकिन बेचारे को फौज के जरिए औकात दिखा दी। ठीक है, तो अब आपको संभल के चलना पड़ेगा। जितना आप अमेरिका की तरफ जाएंगे, यू मे बी बैकिंग द रॉन्ग हॉर्स। चीन को आपने नाराज कर दिया, चीन को ऑलरेडी। नाराज कर दिया। हाँ। वो J-10C फाइटर जो दे रहा था वो नहीं देगा, वो जो J-35 की बात कर रहा था नहीं मिलेंगे। और अगर आपको हार्ड कैश में खरीदने पड़े तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। फिर देखना अमेरिका वो आपकी फौज के खिलाफ अगर और इकोनॉमिक किल्लत हुई पाकिस्तान में, और ये सोने पे सुहागा, ये जो तेल की जो प्रॉब्लम हुई है, दुनिया की इकोनॉमीज हिट हो, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी हिट हुई है। आप मेरा नसीहत ये है कि फूंक फूंक कर चलें साहब, देखें कहाँ लड़ाई करना लाजमी है, कहाँ नहीं है। ठीक है, बेवजह लड़ाई करोगे तो इकोनॉमिक तबाही का मंजर है ही। अगर अब लड़ाई हो गई तो साहब आपकी इकोनॉमी का उभरना मुश्किल। ये बिल्कुल। आपके फौजी हुक्मरानों को समझ आ जाना चाहिए। और अमेरिका से दूर रहना ही बेटर है, उनको उनके मामले में ना ही पड़े तो अच्छा है। दूरी ही ठीक है। बहुत ऐसों शुक्रिया से सर कि आप, जी जी, जी, बहुत शुक्रिया सर आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। हमेशा की थैंक यू तरह सर बेटा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया सर। मुझे थैंक भी। यू। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू।